Good morning, class. Today in chapter journal we will start with illustration number 14a. The following balances appeared in the books of Vishal Stores as on 1st of April. ये कुछ एसेट्स और लायबिलिटी आपको ओपनिंग बैलेंसेस की सेंस में दी हैं. प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ओपनिंग एंट्रीज़ को हम एसेट्स को डेबिट में और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं. सो फर्स्टली एज ऑन 1st of April 2020 assets are to be recorded in the debit side. In the assets we have first cash account debit, bank balance है, so bank account debit. Then we have stock account debit. Next we have furniture account debit. Then we have debtors account debit. डेटर्स की एक्सप्लेनेशन में दिया है उसने कि XYZ 3% है जो हमारे डेटर्स हैं. अब आप चाहें तो XYZ का नाम लिख सकते हैं और डेटर्स को कंबाइन भी शो कर सकते हैं. नेक्स्ट एज पर द लायबिलिटीज़ में मेरे पास है 2 बैंक लोन एंड वन मोर थिंग वी हैव क्रेडिटर्स में अगेन मेरे पास 2 क्रेडिटर्स हैं, अजय और विजय. तो हम उनका नाम चाहें तो नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज राइट डाउन क्रेडिटर्स. अमाउंट इज़ 15,000 कैश, 5,000 बैंक, 40,000 स्टॉक, फर्नीचर 3,600, 24,000 की डेटर्स. लायबिलिटीज़ में बैंक लोन है 10,000 का, क्रेडिटर्स आर ऑफ रुपी 12,500. नाउ बैलेंसिंग करेंगे हम डेबिट और क्रेडिट की. अब यहाँ से हाईलाइट हो रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड. क्रेडिट में सिर्फ 22,500 है एंड द डेबिट साइड इज़ मोर हेयर. सो हमें डिफरेंस लेना है. डिफरेंस में हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड में. अब मैंने आपको बोला था अगर आपके पास कैपिटल मेंशन है तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व होती है, बट एज़ पर दिस क्वेश्चन हमारे पास कैपिटल मेंशन नहीं है तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी टू कैपिटल अकाउंट. द बैलेंसिंग फिगर इज़ 65,100. डेबिट के सारा टोटल करके उसमें से क्रेडिट का 22,500 लेस करेंगे तो जो डिफरेंस है वो कैपिटल है. बैलेंसिंग फिगर 65,100 बिकॉज डेबिट और क्रेडिट आपका एज ऑलवेज इक्वल रहता है. सेकेंड, बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश फॉर ₹20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%. पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली. यहाँ पर है कि हमने कैलाश से गुड्स परचेज़ की 20,000 रुपीज़ की, जिसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 2% का कैश डिस्काउंट ऑफर हुआ और उसने सिर्फ 60% अमाउंट पे किया है. तो जितना उसने मुझे पे किया है एज़ पर द रूल कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी के ऊपर मिलेगा. सो द जर्नल एंट्री फॉर दिस इज एज ऑन 2nd of April. फर्स्टली लुक एट द कैलकुलेशन. 20,000 की गुड्स थी जिसका 10% है ट्रेड डिस्काउंट, इट इज़ 2,000. सो 20,000 की गुड्स में से 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद हमने गुड्स परचेज़ की कितने की, 18,000 की. सो द जर्नल एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज थी आपकी 18,000 की. नेक्स्ट हमने उसको ऑफ़र किया 2%, उसने हमें ऑफ़र किया 2% का कैश डिस्काउंट. उसका ऑफ़र सुनने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम उसको सिर्फ 60% पे करेंगे. तो जितना उसको पे ऑफ किया जा रहा है डिस्काउंट हमें सिर्फ उसी के ऊपर मिलेगा. सो 18,000 का 60% अगर हम उसको पे कर रहे हैं इट इज़ 10,800. इस 10,800 के ऊपर ही मुझे 2% का डिस्काउंट ऑफर होगा. इट इज़ 216. सो द जर्नल एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और जो बाकी अभी क्रेडिट में है हम उसके लिए नाम लिखेंगे 2 कैलाश बिकॉज 40% अभी भी क्रेडिट में है. सो द 10,800 में से 216 का डिस्काउंट लेस करने के बाद उसको हमने पेमेंट की 10,584 की. और 18,000 का अगर हम 40% अभी भी जो क्रेडिट में है वो फाइंड आउट करेंगे सो इट इज़ 7,200. सो कैलाश में आप शो करेंगे 7,200. ये जो पीछे क्वेश्चन थे सेम एज इट इज़ वैसे ही. नेक्स्ट वी हैव 4th of April. सोल्ड गुड्स टू X फॉर ₹9,000. अब X को सेल्स की है, इट इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस. सो द जर्नल एंट्री इज X डेबिट टू सेल्स अकाउंट. This is of ₹9 in the debit and 9 in the
credit. It is compulsory for you to write down the narration. Next we have fifth को received rupee 14,800 from X in full settlement. अब full settlement word है, it means cash discount यहाँ पर definitely है. अब वो कितना है आपको कैसे फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द X earlier. आपको ओपनिंग बैलेंसेस में X नाम के डेटर्स दिए थे 6,000 रुपीज़. नेक्स्ट हमने 9th अप्रैल को X को गुड सेल की 9,000 रुपीज़ की 4th अप्रैल को. तो 6 उसने मुझे पहले देना था, 9 की सेल्स मैंने उसको क्रेडिट में और की. इट मीन्स उसको टोटल मुझे कितना देना था? 6 + 9 ही हैज़ टू पे रुपी 15,000 और उसने मुझे पे किया 14,800. सो कैश रिसीव किया मैंने 5th अप्रैल को X से. द जर्नल एंट्री इज़ कैश अकाउंट डेबिट. कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी आपका डेबिट होगा. डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू X. X ने मुझे देना था 15,000, उसने पे किया जस्ट 14,800. तो 200 का आपका क्या हुआ? डिस्काउंट. नेक्स्ट वी हैव कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ये आपका कैश बैंक में डिपॉजिट हो गया तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और कैश बैलेंस रिड्यूस हो गया. तो जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एज रुपी 10,000. Next we have as on 8th check received from Y 7850 in full settlement. Again full settlement है तो यहाँ पर भी आपका डिस्काउंट है डेफिनेटली. दिस चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. हमने कुछ बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की थी. अगर कोई भी चेक सेम डे पर बैंक में डिपॉजिट हो जाता है तो हम उसके लिए लिखेंगे एज ऑन 8th अप्रैल बैंक अकाउंट डेबिट. फुल सेटलमेंट है तो डिस्काउंट भी है. डिस्काउंट अलाउड अगर डेबिट टू वाइज बिकॉज बैंक हमारा डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा. अब देखिए अगेन इन द डेटर्स वी हैव बाय 8,000 रुपीज़ का Y से हमें पैसा लेना था. तो 8,000 के रिटर्न में उसने मुझे सिर्फ 7,850 पे किया. तो टोटल Y से क्रेडिट में मुझे लेना था 8,000 रुपीज़, उसने मुझे पे किया 7,850. तो 150 का आपका क्या हो गया? डिस्काउंट, जो कि Y ने हमें कम पे किया. नेक्स्ट वी हैव एज ऑन 10th रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम Z रुपी 2,000. अब यहाँ पर सिर्फ वर्ड लिखा है दैट यू रिसीव्ड अ चेक. इट इज़ नॉट मेंशन कि ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है या नहीं. तो जब तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होता दैट इज़ रिटर्न एज चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट. तो किससे मिला है मुझे? Z से. इट इज़ ऑफ रुपी 2,000 क्योंकि अभी तक वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ. नेक्स्ट इट इज़ कि 12th को चेक रिसीव फ्रॉम Z डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अब 12 तारीख को वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया एज ऑन 12th. बैंक बैलेंस मेरा इंक्रीज हो गया. सो बैंक अकाउंट डेबिट क्या डिपॉजिट किया? टू चेक इन हैंड. चेक इन हैंड था आपका 2,000 रुपीज़ का जिसको मैंने 12 तारीख को बैंक में डिपॉजिट कर दिया. नेक्स्ट आई हैव 15th अप्रैल चेक रिसीव फ्रॉम Y डिसऑनर. जो Y से मुझे चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया. Y से चेक मिला था, ये देखिए आपने 8th अप्रैल को एंट्री की थी जब Y से चेक लिया था, उसको बैंक में डाल दिया था. अब वो डिसऑनर हो गया है तो हम उस चेक को रिटर्न करेंगे. तो इस एंट्री को बिल्कुल उल्टा अपोजिट कर दिया जाएगा. द डेट इज़ एज ऑन 15th अप्रैल. जब आप रिटर्न करोगे जर्नल एंट्री होगी वाइज डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट. Y का टोटल अमाउंट था 8,000, चेक उसने दिया था 7,850 का और 150 का डिस्काउंट था और ऑब्वियसली डिस्काउंट भी एज इट इज़ रिटर्न होगा. नेक्स्ट वी हैव एज ऑन 16 कैश सेल से 15,000 की. आउट ऑफ दिस 12,000 डिपॉजिट इनटू बैंक. 15,000 की सेल्स की जिसमें से 12,000 मैंने बैंक में डाल दिया. अब 15,000 की आपने कैश में सेल्स की जिसमें से 12,000 बैंक में डिपॉजिट हो गया. तो जर्नल एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब सेल्स थी आपकी टोटल 15,000 रुपीज़ की जिसमें से 12,000 बैंक में डिपॉजिट हो गया. सो द रेस्ट 3,000 इज़ इन कैश. सो कैश इज़ ऑल्सो डेबिटेड एज रुपी 3,000. द नेक्स्ट वी हैव
अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। अजय से जो पैसा अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक, जो अजय को पैसा देना था वो हमने चेक से पे किया। चेक इज़ ऑलवेज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। तो ऊपर देखिए क्रेडिटर्स थे आपके अजय के 5000 रुपीज़ के। सो द डेट इज़ एज ऑन 16th of April। अजय को चेक से पेमेंट करेंगे हम। जर्नल एंट्री होगी आपकी अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज चेक इज़ ऑलवेज पेड फ्रॉम द बैंक। 5000। नेक्स्ट वी हैव ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड एंड फर्नीचर सोल्ड। न्यूज़पेपर इज़ द पार्ट ऑफ माई स्टेशनरी, आप इसको लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर आपने सेल्स किया और फर्नीचर सेल्स किया तो आपके पास पैसा आएगा। तो जर्नल एंट्री इज़ कैश अकाउंट डेबिट। न्यूज़पेपर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं और स्टेशनरी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं टू स्टेशनरी अकाउंट। और फर्नीचर भी सेल किया तो फर्नीचर इज़ माई एसेट टू फर्नीचर अकाउंट। अब आपको कैश मिला है 50 रुपीज़ का न्यूज़पेपर को सेल करने से और 750 का आपने फर्नीचर सेल किया। तो टोटल कैश मुझे रिसीव हुआ है ₹800 फ्रॉम द सेल ऑफ स्टेशनरी एंड फर्नीचर। सेल वर्ड और परचेज वर्ड हम सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ करेंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए हम उसका नाम लिखते हैं। नेक्स्ट एज ऑन 20th Z become insolvent and 40 पैसे in a rupee received from him which was deposited into the bank। Z ने अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया और जितना पैसा उससे मुझे देना था उसमें से सिर्फ उसने 40% अमाउंट पे किया चेक के थ्रू और उस चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। ऊपर देखिए Z आपके डेटर्स से एज रुपी 10,000 रुपीज़ के। तो Z से हमें बिगनिंग में 10,000 रुपीज़ लेना था 1st of April को। उसके बाद हमें 10th of April को Z ने 2000 का चेक पे कर दिया था। तो टोटल 10,000 का अमाउंट Z को मुझे देना था, उसमें से उसने मुझे 2000 ऑलरेडी पे कर दिया। तो रेस्ट उसका पेंडिंग बचा था रुपी 8000। अब 8000 में से वो सिर्फ मुझे 40% पे कर रहा है। सो 8000 का 40% इज़ 3200। 8000 का जो 60% अनपेड है दे आर कॉल्ड द बैड डेब्ट्स, क्योंकि वो पैसा अब मेरा डूब चुका है, वो मुझे नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ 3200 का कैश मिला। सो जर्नल एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 3200 रुपीज़। जो मेरा पैसा डूब गया दैट इज़ अ लॉस फॉर मी। सो बैड डेब्ट्स डेबिट एज रुपी 4800। तो किससे लेना था मुझे? 2Z से 8000 रुपीज़। दिस इज़ द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट एज ऑन 22 परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक एज रुपी 8000। गोपाल से गुड्स परचेज किया आपने और चेक से पेमेंट की। इट इज़ सिंपल, परचेज की हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, चेक इज़ पेड फ्रॉम द बैंक टू बैंक अकाउंट रुपी 8000। नेक्स्ट वी हैव सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। जो गोपाल से गुड्स खरीदी थी 8000 की, उसमें से आधी मतलब 4000 रुपीज़ की मैंने चंद्रकांत को सेल्स की 30% के प्रॉफिट पर। सो 4000 की गुड्स मैंने 30% का अगर प्रॉफिट अर्न करेंगे हम तो 1200 का प्रॉफिट अर्न करके मैंने उसको सेल्स की 5200 में 4000 प्लस प्रॉफिट चंद्रकांत को सेल्स की हैं। द डेट इज एज ऑन 24th of April। सोल्ड गुड्स टू चंद्रकांत, जर्नल एंट्री चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स अकाउंट एज रुपी 5200 बिकॉज 50% हमने 30% के प्रॉफिट पर सेल की। नेक्स्ट वी हैव एज ऑन 25th प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज रुपी 2000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3000 फ्रॉम द बैंक। अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर ने 2000 तो ऑफिस में से कैश निकाला और 3000 उसने बैंक से निकाला। So as on 25th of April, personal use is known as drawings. The journal entry is drawings account debit। जो कैश निकाला ऑफिस से उसके लिए हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट और जो चेक निकाला उसके लिए हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। 2000 का कैश, 3000 का बैंक से, टोटल उसने 5000 का विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए। 30th को पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक एज ऑन अगेन 30th पेड रेंट बाय चेक 1500। सो 30th April को हम इसकी एक कंपाउंड एंट्री पे करेंगे। सैलरी एंड रेंट दोनों चेक से पे किए हैं और दोनों मेरे लिए एक्सपेंस हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, चेक इज पेड फ्रॉम द बैंक टू बैंक अकाउंट।
सैलरी है 2000 की, रेंट है 1500 का, सो टोटल मैंने उसको पे किया 3500। नेक्स्ट इज एज ऑन 30th अगेन ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। अब इसको मैंने कंपाउंड इसलिए नहीं किया बिकॉज यहाँ पर मेंशन नहीं है कि हमने उसको चेक से पेमेंट की, तो ये आपका एक्सपेंस कैश के थ्रू पे होगा। सो जर्नल एंट्रीज ट्रेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश एज ₹500। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस illustration. Now you need to sort out up to exercise 14th as well as the illustration 14th, and I don't think so आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी इनको सॉल्व करने में। जैसे आपका सेम इलस्ट्रेशन है वैसे ही आपके एक्सरसाइज में ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। लेट मी चेक, आपके आई थिंक 14 तक ही, यस, अप टू 14th ऑफ बी यू हैव टू सॉल्व। 15th इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आप लोग एक्सरसाइज करना। सो अप टू 14th बी यू नीड टू सॉर्ट आउट द एक्सरसाइज एज वेल एज द इलस्ट्रेशन। टेक केयर एंड गुड बाय।